लोग, सब ठीक होंगे। तो चलिए, अगर आप ठीक हैं तो करंट अफेयर्स थोड़ी पढ़ लेते हैं, ईयरली करंट अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का जो इंटरनेशनल पार्ट होता है, आज अभी हम वो कवर करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम रिपोर्ट से। तो यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यहाँ पर जारी हो चुका है। तो ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसको कौन जारी करता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इस सूचकांक को जो जारी करता है, ठीक है, वो करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO। WIPO एक संस्था है जो इसको हर साल जारी करता है। इसके अलावा इसके भागीदारी की बात करें तो इस सूचकांक को जारी करने में WIPO की भागीदार कौन कौन है? तो एक तो है CII यानी द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दूसरा है ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI, ठीक है। तो ये दो इसके भागीदार हैं, दो इसके भागीदार सदस्यों में काउंट किए जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा स्मरणीय तथ्य की बात करें तो इस सूचकांक को जो है 26 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। इस सूचकांक का ये 17वां एडिशन है और ये किस शीर्षक के साथ जारी किया गया है? अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए करा गया है। विश्व की 133 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है और इस सूचकांक में जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, वो उसको पहले स्थान पर रखा गया। स्विट्जरलैंड को किस स्थान पर रखा गया आपसे पूछा जाए तो जो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर घोषित किया गया कंट्री है, ठीक है। लास्ट नंबर यानी 133वें नंबर पर जो कंट्री आई है उसका नाम है अंगोला। कौन सी कंट्री आई है भाई लास्ट नंबर पर? तो लास्ट नंबर पर आई है अंगोला कंट्री, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो GII में जो यहाँ पर मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाली जो देश होते हैं उसको यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो भारत भी जो कि उसी में ही आता है, तो भारत को इस बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वां स्थान मिला है दोस्तों, ठीक है भाई। बाकी कभी कभी स्कोर पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो 67.5 का स्कोर स्विट्जरलैंड का रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रखें, ठीक है। और अब बात करें सीधा, भारत की रैंक तो 39वीं हो गई है। 38.3 का भारत का जो स्कोर रहा है इस बार। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था, यानी भारत के स्थान पर इस साल 2 स्थानों की बढ़ोतरी। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी करी गई है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है इसको कौन जारी करता है? सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD इसको जारी करता है, ठीक है। और इस रैंकिंग का ये 11वां संस्करण है। इस रैंकिंग का ये 11वां संस्करण है। 67 देशों को इसमें शामिल किया गया है और पहले नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया, ठीक है। और भारत इसमें 58वें नंबर पर आया है, ठीक है भाई। तो प्रतिभा के मामले में भारत इसमें 58वें नंबर पर है। 2023 में 56वें नंबर पर था। तो यहाँ भी 2 नंबरों की सुधार देखा गया है भारत का। इसके बाद विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं की बात करें 2024 में, तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये GDP के आधार पर इन चीज़ों को काउंट करा जाता है। तो GDP के अकॉर्डिंग जो है US जो है 28.78 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ठीक है। और वहीं पहले नंबर पर US है, सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पर जर्मनी आया है, फोर्थ नंबर पर जापान है और फिफ्थ नंबर पर आपका इंडिया है। हमारा इंडिया है, हमारा भारत देश महान है, जिसकी 3.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इस बार बताई गई है। और भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा 2025 के अंदर, ये कंफर्म है, ठीक है। बात करें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी की गई है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है एक्चुअल में ये जारी कौन करता है? तो इसको आप कह सकते हैं कि चैरिटीज एड फाउंडेशन यानी CAF। उसके अलावा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को जारी करता है चैरिटी एड इंडेक्स जो है,
ये उदारता दिखाई जाती है इसमें। 142 देश इसमें शामिल करे गए हैं और इंडोनेशिया को इसमें पहला स्थान मिला है और 26वें स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। ठीक है, तो भारत का स्थान इसमें 26वां रहा है। बात करें विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें, तो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें जो हैं उसमें कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है भाई? तो 70%। ठीक है, तो 70% जो है कोई कम से जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती हैं जो कोल माइंस होती हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भारत ने भी कह दिया है कि 2030 तक जो है वो 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई कर देगा और सोलर जो एनर्जी है इस पर मतलब अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करेगा पूरे तरीके से। ठीक है भाई। इसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ बातें अगर हम बात करें तो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में जो सूची जारी हुई है, ठीक है, इसके अंदर में मतलब कितने कोयला टन हम ग्रीन फील्ड खदान को समर्पित कर देंगे वो एक अलग बात है। आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि भारत का इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है। ठीक है, और विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 कोयला खदान भारत की इसमें काउंट करी गई है। तो 2 कोयला खदानें कौन कौन सी हैं आपको? ठीक है, तो एक कोयला खदान तो आपका इसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, कोरबा जिले के अंदर है। ठीक है, ये कौन सी खदान है? गेवरा ओपन कोस्ट खदान। ठीक है, गेवरा ओसी माइन एक तो ये हो जाएगी, एक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, एक गेवरा जो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गेवरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, याद रखिएगा। एक कोलफील्ड ये है भारत की दिया है। तो गेवरा आई है 2 आई है, मतलब 10 अर्थव्यवस्थाओं में एक कुसुम कुंडा खदान आई है भारत की और एक आई है गेवरा। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा चुना गया है? ठीक है, तो ये 43वां यहाँ पर मिस प्रिंट है, 46 आया है एक्चुअल में। 46th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है भारत की कौन सी चुनी गई है? तो इसके अंदर भारत मंडपम जो कि दिल्ली के आपका जो द्वारिका वाला इलाका है वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको 43वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अभी इसको बनाया जा रहा है। $1 मिलियन का अनुदान भी यूनेस्को ने दिया है इसको। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानने लायक है भाई आपके लिए? तो और कुछ नहीं है जानने लायक, सीधा आगे चलते हैं। इसमें और कुछ है इसके अंदर नहीं है? ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें ये जो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम भारत स्थित जो मुइद्दम है, ठीक है, मुइद्दम क्या है? एक कब्रिस्तान मान लीजिए, इस तरीके का कब्रिस्तान है ये। इसमें जो अहोम राजवंश हैं, अहोम राजवंश के जो लोग हुआ करते थे उनको यहाँ पर दफनाया जाता था मुइद्दम के अंदर। ठीक है, तो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो इसको बना दिया गया है और ये असम के अंदर है और असम का ये तीसरा धरोहर स्थल है। इसके अलावा असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आ गया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान आ गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं और मुइद्दम ही तीसरा हो गया है। तो ये विश्व धरोहर स्थल का हो गया है और असम के अंदर 3 हो गए हैं ऐसे। ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम और इसमें आप लोगों के लिए क्या जानने लायक है, तो मुइद्दम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया मुइद्दम क्या है, तो ज़्यादा इसके अंदर ना जाने देखें तो ज़्यादा बेटर है ना। तो दुनिया में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की साइट है, तो सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पर है? तो इटली के अंदर सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। भारत के अंदर 43 साइट्स हैं और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा साइट जो है वो इटली के अंदर है भाई। ठीक, इसके बाद में विश्व धरोहर स्थल जो है भारत के 43 हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या करा है इसने, जो बुकर है इसने 43 के 43 दे दिए। तो चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं, बड़ा रिविजन हो जाएगा अपना, है ना। तो एक तो आगरा का किला आता है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम का स्मारक, इसके अलावा सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा के अंदर है, गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर है, हम्पी में स्मारकों का समूह,
खजुराहो स्मारक, एलिफेंटा गुफाएं, महान जीवित चोल मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा आपका पदक्कल में स्मारकों का समूह, सांची में बौद्ध स्मारक, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक, भारत के पर्वतीय रेलवे जैसे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, बोध गया में महाबोधि मंदिर। इसके अलावा भीमबेटका के रॉक शेल्टर, चापानेर, पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें और कौन कौन सा दिया है भाई, तो लाल किला परिसर दिल्ली, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किले, रानी की बावड़ी। ठीक है। नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार। और इसके अलावा ली कर्बूजिए वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेबल्स जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। जयपुर शहर राजस्थान के अंदर है। ठीक है। इसके बाद धोलावीरा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पम मंदिर तेलंगाना के अंदर है। शांति निकेतन बंगाल के अंदर है। होयसाल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक के अंदर है। मुइद्दम जो कि अभी अभी ऐड किया गया है। ठीक है भाई। तो ऐसे करके हमारे ये 35 ये हो गए हैं। इसके अलावा कांजीरंगा, केवलादेव, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई। इसके अलावा नंदा देवी फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण। इसके अलावा एक मिश्रित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम के अंदर है। तो ये हैं हमारे 43 विश्व धरोहर राष्ट्रीय जो एक तरीके से धरोहर है। ठीक है। जो यूनेस्को ने शामिल करी है। इसके अलावा बात करें मोनाको और वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल। तो मोनाको और वेनेजुएला को FATF की ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया। तो हमारे पास जाने लायक दो चीज़ें होनी चाहिए। तो दो चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली FATF क्या है। सबसे पहला FATF क्या है, दूसरा ग्रे सूची क्या होता है। तो एक तो FATF क्या है, दूसरा ग्रे सूची क्या होता है। FATF के फुल फॉर्म होते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो एक ग्रुप है आपका G7। तो G7 के अंडर में ना FATF काम करता है। 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की स्थापना करी गई थी। FATF के जो सदस्य देश हैं फिलहाल के अंदर वो 40 हैं। ठीक है। 40 सदस्य देश हैं। 2 क्षेत्रीय संगठन इसके अंदर आते हैं, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद OPEC जो होता है। अब होता क्या है, तो ये क्या करता है ना, जो कंट्रीज होती हैं तो सदस्य कंट्रीज को क्या करता है, ये एक तरीके से सिंबल देता है, ग्रे, रेड, येलो ऐसे करके। तो उस हिसाब से क्या होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको ये अफेक्ट करता है कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है। तो ऐसे में भारत जो है इस FATF का 34वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ था FATF का। अब FATF ने जो वेनेजुएला है और मोनाको है इसको ग्रे सूची में शामिल कर दिया। यानी ग्रे क्या, ग्रीन है, आइए आप व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जबकि जो जमैका है, जमैका और तुर्की है, इसको FATF ने अपनी ग्रे सूची से बाहर रखा हुआ है। यानी जो कंट्री है, कोई दूसरी कंट्री है वो यहाँ पर, या कोई इंटरनेशनल कंपनी है वो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करने से सोचेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करे ना करे दिक्कत हो सकती है। ठीक है। वहीं जो केनिया है और नामीबिया, इसको भी FATF की ग्रे सूची में शामिल किया हुआ है। UAE भी ग्रे सूची में शामिल है। ठीक है। पर वहीं बात करें, आपका बहुत से ऐसे देश हैं जो ग्रे सूची में शामिल नहीं है। ठीक है। जो ग्रे सूची से हटा दिए गए हैं। बहुत सारे देश यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं सबका एक ही मन होता है कि भाई पाकिस्तान यहाँ पर है, नहीं है। तो देखिए फिलहाल में पाकिस्तान जो है वो ग्रे सूची में है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ग्रे सूची में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है ये पता नहीं, पर रखा हुआ है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी जीने लायक जो स्थिति है देश के अंदर लोगों की वो कैसे है, उसको देखते हुए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है तो हर साल जारी करी जाती है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसको हर साल जारी किया जाता है। 173 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 30 इंडिकेटर्स के आधार पर दिया जाता है। नॉर्मली हम संकेतक पे यहाँ देखें तो स्टेबिलिटी क्या है लोगों की, वहाँ पर हेल्थ केयर कितना अच्छा मिल रहा है, कल्चर है, एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस देश का। ठीक है। उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर काउंट करी जाती हैं। तो जो वियना है ऑस्ट्रिया
की राजधानी वियना सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर आई है। तो पहले स्थान पर कौन है? वियना, यानी ऑस्ट्रिया को रखा गया है पहले स्थान पर। ठीक है, लगातार ये। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे भारत का स्थान क्या है और सबसे लास्ट कंट्री कौन सी है। तो सबसे लास्ट कंट्री रखी गई है सीरिया। सबसे लास्ट कंट्री कौन सी रखी गई है? तो सबसे लास्ट कंट्री रखी गई है सीरिया। क्यों रखी गई है? क्योंकि सीरिया में लोगों को रहने लायक कुछ ऐसा है ही नहीं, आरामदायक चीज़ें, जहाँ पर हम कह सकें कि सीरिया को ऊपर रखा गया हो। ठीक है भाई, तो सीरिया क्या है? लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे लास्ट में रखा हुआ है। और लिवेबिलिटी इंडेक्स में हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? हम जो ढूंढना चाह रहे हैं हमें वो इसके अंदर दिख नहीं रहा है। इसमें हम भारत का देख रहे हैं, कोपेनहेगन, ज्यूरिख, सीरिया। इसमें भारत का कोई रैंकिंग दिया नहीं है अभी इसमें ना। हाँ, 173 कंट्री में। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग इसमें नहीं दी गई है। संक्रमण सूचकांक 2024, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जो है, यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, इसमें 120 देशों को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। इसमें भी बहुत सारी इंडिकेटर्स शामिल किए जाते हैं और इंडिकेटर्स के आधार पर इन लोगों को रैंक मिलती है। जैसे इक्विटी क्या है, यानी इक्वालिटी किस तरीके से काम कर रही है वहाँ पर, है ना। दूसरा एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबिलिटी कैसी है, और एनर्जी सिक्योरिटी किस तरीके से वर्क करती है, उस तरीके से ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यहाँ पर जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF इस सूचकांक को जारी करता है और इस सूचकांक का ये 14वां संस्करण है, 14वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और स्वीडन जो है, इसमें जो कंट्री है स्वीडन, उसको यहाँ पर पहले स्थान पर रखा गया है। कांगो को 120वें स्थान पर जगह मिली है। यहाँ पर कांगो को 120वें स्थान पर जगह मिली है। तो यहाँ पे जो भारत है, भारत का स्कोर के आधार पर भारत को यहाँ 63 रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो भारत को ETI में जो रैंकिंग मिली है वो कितनी मिली है? 63। तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, यानी आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव जो रैंकिंग यहाँ पर 2024 की जारी हुई है। तो सबसे पहले ये 1989 में जारी करी गई थी भाई। ठीक है, ये इसका 35 संस्करण जारी कर चुका है, 36वां संस्करण ये इस बार जारी हुआ है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। ठीक है भाई, 67 अर्थव्यवस्थाएं, इस विश्व की 67 अर्थव्यवस्थाओं पर सर्वेक्षण किया गया था। इसमें वो निकली है सिंगापुर। सबसे टॉप पर कौन है? तो सिंगापुर है। इसमें भारत का जो स्थान है वो 39वां आया है। ठीक है, 67 कंट्रीज में भारत का स्थान कितना है? 39 है इसके अंदर। और एशिया के अंदर बात करें, एशिया प्रशांत में तो 12वीं रैंक है 14 कंट्रीज में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है भाई 2024 की, तो इसमें एजेंडा देखा जाता है कंट्रीज का। ठीक है भाई, तो इस सस्टेनेबल ग्लोबल रिपोर्ट में इसमें देखना है हमें भारत कहाँ पर है और पहले नंबर पर किस कंट्री को रखा गया है SDG रिपोर्ट के अंदर। तो UN इसको जारी करता है भाई। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है वो इसको जारी करता है। तो उसमें 193 सदस्य देशों को आधार बनाते हुए जारी किया जाता है। और इस बार इसके अंदर रैंकिंग जो रखी गई है, इसमें अमेरिका अंतिम वे स्थान पर है। सस्टेनेबल जो सूचकांक आया है, समझ रहे हैं आप, तो अमेरिका अंतिम वे स्थान पर रखा गया है इस बार 167 देशों में। अमेरिका अंतिम लास्ट रैंकिंग पर आया है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर फिनलैंड है, बहुत अच्छा है इसके अंदर फिनलैंड का जो है। भारत को 109वां स्थान मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंकिंग 167 कंट्रीज में 109 है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ रैंकिंग 2024 में क्या होता है, इसके अंदर लिविंग सिटीज़ को देखा जाता है कि रहने के लिए जैसे वहाँ क्या क्या चीज़ें किसी भी इंसान के लिए होनी चाहिए, जैसे आवास सस्ती कीमतों में मिल जाए, भोजन मिल जाए, परिवहन सेवा वहाँ हो, टैक्स बहुत कम हो, देखभाल के लिए चीज़ें अच्छी हो,
ठीक है। तो वह सारी चीज़ें अगर हैं तो मतलब सिटी जो है रहने लायक हो जाती है, कम पैसे में खाने को मिल जाए, कम पैसे में रहने को मिल जाए और एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल जाए। तो इस तरीके से चीज़ें सिटीज़ को कोस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में शामिल कर देती है। तो 5 महाद्वीपों में 226 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है और इस रैंकिंग में जो बेस सिटी रखी गई है तो वो रखी गई है न्यूयॉर्क शहर को। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर की तुलना सभी देशों से करी जाएगी और उस हिसाब से बताया जाएगा कि कोस्ट ऑफ सिटी कैसी है। तो इसमें हांगकांग जो शहर है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी यहाँ पर माना गया है कि बहुत महंगा शहर है और सबसे सस्ता मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ को में अबुजा रखा गया है। ठीक है, और लागोस, ये 2 सिटीज़ को सबसे अफोर्डेबल सिटीज़ के रूप में रखा गया है। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आती है। मुंबई जो है भारत में मुंबई को लाया गया है इसमें 136वें स्थान पर और भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है मुंबई को। ठीक है, सबसे महंगा शहर मुंबई है भारत का। आप लोग सोच रहे होंगे दिल्ली महंगा नहीं है भाई, मुंबई ज़्यादा महंगा है। दिल्ली तो देखो 165 नंबर पर रखा हुआ है, दिल्ली महंगा नहीं है। इसके बाद में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। लैंगिक अंतराल समझ रहे, जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो ये जेंडर गैप रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट का यह 18वां संस्करण था। 146 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया था और इसके अनुसार जो है यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, जैसे जेंडर पार्टीज कैसे हैं, 5 जनरेशन तक पीढ़ियाँ कैसे काम कर रही हैं, महिलाओं की हिस्सेदारी किस तरीके से वर्क कर रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइसलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड को मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री के रूप में यहाँ पर आइसलैंड को देखा गया है। मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री के रूप में देखा गया आइसलैंड को यहाँ पर। तो अगर आइसलैंड मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है तो इसमें आइसलैंड पहले नंबर पर हो गया मतलब। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें भारत महान कहाँ पर है। हमारा देश को 127वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, तो इंडिया 127वें नंबर पर है और हमारा देश के बराबर की जो कंट्री है पाकिस्तान, ये 145वें नंबर पर है जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर। ठीक है भाई, अब इसमें देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। तो भारत वैश्विक शांति सूचकांक में कहाँ, वो भी देखेंगे। द ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये अभी समझ लीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस उसके द्वारा प्रतिवर्ष ये जारी करा जाता है। इस सूचकांक को सबसे पहले 2007 के अंदर जारी किया गया था और यहाँ पर इस सूचकांक का ये 18वां संस्करण है। 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 163 देशों को यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया गया। देखा जाता है कि मोस्ट पीसफुल रीजन कौन सा है, कैसा है, कौन सा देश है। तो इसमें भी जो आइसलैंड है उसको सर्वाधिक कंट्री के रूप में रखा गया। सबसे कम शांति कहाँ पर है, यमन के अंदर है। यमन लेटेस्ट पीसफुल कंट्री, सबसे कम शांतिपूर्ण कंट्री है वो, लीस्ट है एकदम। ठीक है, तो मोस्ट पीसफुल कंट्री जो है आइसलैंड को रखा गया। लोग ही नहीं रहते हैं यहाँ पर, लोग रहेंगे नहीं तो पीसफुली कंट्री रहेगी भाई, है ना। देखो भारत में कितने लोग हैं, तभी तो भारत 116वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है भारत, 116वें नंबर पर रखा गया है भारत को। ठीक है, और दक्षिण एशिया की बात करें तो भूटान जो है सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्ण वाला देश माना गया है। अब नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके 5 तो परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और बाकी क्या है, इसके 10 जो हैं नॉन परमानेंट यानी ऑब्जर्वर के रूप में हर 2 साल के लिए सदस्यों को शामिल किया जाता है। टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी। उन स्थायियों में चीन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, रूस, यूके आ जाता है और यूएसए आ जाता है। बाकी महाद्वीपों से 2-2 लोगों को, 2-2 देशों को 2-2 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें कुल 5 सीटों के लिए 5 सीटें उपलब्ध थी। तो 5 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुआ था। ठीक है, और इस चुनाव में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो आपसे पूछा जाए दक्षिण एशिया में इस बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा देश सदस्य बना है अस्थायी सदस्य के रूप में, तो आप बताएंगे
पाकिस्तान। कौन बताएंगे? पाकिस्तान बताएंगे, ठीक है। कार्यकाल जो है इसमें 1 जनवरी से चालू होने वाला है, 2 वर्ष का इसमें कार्यकाल रहेगा पाकिस्तान का, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। इससे पूर्व पाकिस्तान जो है 7 बार, पनामा 5 बार, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस 2 बार और सोमालिया मात्र 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात करें, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी 2 साल में एक बार होता है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ एंड साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसको जारी करता है, ठीक है। और इसमें स्मरणीय तथ्य हमें सिर्फ इतना जानना है, इसमें टोटल कंट्री कितनी, पहले नंबर पर कौन है, भारत को क्या जगह मिली है इसके अंदर, बस इतना ही हमें जानना होता है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है पहले नंबर पर इसमें एस्टोनिया को रखा गया है, एस्टोनिया को इसमें पहले नंबर पर रखा गया है। और इसके अंदर भारत की रैंकिंग क्या होगी, ठीक है, हमें वो देखना है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को रैंक दी है भाई इन लोगों ने, तो यहाँ पर भारत को रैंक दी है भाई, 176वें नंबर पर आया है भारत। पता है आप लोगों को 180 देशों की सूची में एनवायरनमेंट के हिसाब से भारत का एनवायरनमेंट इतना खराब है, ठीक है। तभी तो दिल्ली में ग्रैब 4 चालू किया हुआ है। अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी गई है। इस रैंकिंग के अंदर 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंक दी गई है। और इस संस्करण का 21वां संस्करण था। 1503 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें जो अमेरिका की मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, उसको लगातार 13वें वर्ष शीर्ष पर रखा गया, पहले स्थान पर रखा गया है, ठीक है भाई। और कोई बात नहीं, इसमें हमें देखना है भारत का, ठीक है, हमें क्या देखना है इसमें, भारत की रैंक देखनी है, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें भाई IIT बॉम्बे 118वें स्थान पर रहा है। भारत 2025 में भारत के कुल 46 संस्थान शामिल थे इसमें, 2025 के कुल 46 संस्थानों को शामिल किया गया, जिसमें IIT बॉम्बे 118वें स्थान पर आया है, जो शीर्ष पर है, ठीक है। इसके अलावा IIT बॉम्बे के अलावा 150वें नंबर पर IIT दिल्ली भी रखा गया। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की अगर बात करें, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग, तो इस सूचकांक में भाई भारत का स्थान क्या रखा है, तो पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है वो देखना है। तो इस सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। पहला संस्करण 2022 में आया था, दूसरा संस्करण अब आया है। तो ये दूसरे संस्करण में 119 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है, 119 में, ठीक है, 119 देश हैं। और इसमें जो उच्च आय वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र शीर्ष पर बने हुए हैं। और इसमें सबसे ऊपर रखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है भाई, किसको रखा गया है, अमेरिका को। इसमें हमें देखना है भारत का स्थान सबसे लास्ट, कैमरून कंट्री आई है इसमें। और भारत जो है इसमें कहीं दिख रहा है भाई, हाँ 39, भारत 39वें नंबर पर रखा गया, ठीक है। भारत का इसमें जो रैंकिंग आई है 39 आई है। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ, चलो छोड़ देते हैं ये, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल की गई हैं। तो कौन कौन सी है भारतीय साहित्यिक कृतियाँ जो क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल की गई यूनेस्को की, तो इसमें कौन कौन सी हैं भाई, ओके। एक तो आया है आपका श्री रामचरितमानस, इसको शामिल किया गया है, तुलसीदास के द्वारा रचित अवधी भाषा में ये ग्रंथ है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, और सहृदय लोचन, ठीक है, जो कि आचार्य आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया है। तो ये 3 जो ग्रंथ हैं इनको शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया था भाई। इस 180 देशों में भारत का क्या स्थान रहा है इसमें? तो भारत का स्थान देखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, और पहले नंबर पर कौन सी कंट्री रही है वो देखना है। तो पहले नंबर पर रही है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे 8वीं बार पहले नंबर पर रहा है। लास्ट नंबर पर इरिट्रिया एक कंट्री है, 180वां स्थान इरिट्रिया को मिला है। ठीक है, लास्ट नंबर पर वही रहा है और रिकॉर्ड तोड़े भाई हर बार, मतलब इस पर भारत को जो है 159वां नंबर मिला है। भारत को कौन सा नंबर मिला है? 159वां नंबर मिला है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा भाई। वर्ल्ड प्रेस, भारत में प्रेस की जो फ्रीडम है वो है ही नहीं, होती तो इतना नंबर नहीं मिल पाता। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 भाई। तो टाइम्स की रैंकिंग जारी हुई है, इसमें देखना है। इसमें ये इसका 12वां संस्करण है। ठीक है, 31 देश और क्षेत्रों के 739 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया। जापान के सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय इसमें आए। भारत के 91 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन में। भारत के कुल 75 विश्वविद्यालयों को 2023 में स्थान मिला था, इस पर ज़्यादा मिला है। और इसमें पहले जो नंबर मिला है वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है, उसको मिला है यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पर भारतीय संस्थान 100 विश्वविद्यालयों की मात्र सूची में भारतीय संस्थान, तो इसमें 3 भारतीय संस्थान भी आए। 3 भारतीय संस्थान कौन कौन से? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरला। ठीक है भाई, इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो इस हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कर दी गई है। 2012 में पहली बार इस इंडेक्स को जारी किया गया था। 2024 में 143 देशों को इसमें शामिल किया गया है और लगातार 7वीं बार पहले नंबर पर आने वाला देश फिनलैंड बना है। इस बार भी 2024 में फिनलैंड मोस्ट हैप्पीनेस कंट्री रहा है। अफगानिस्तान को सबसे लास्ट पर रखा गया है, सबसे दुखी देश है भाई। और भारत महान जो है हमारा, ठीक है, ठीक, ओके, सही चल रहे हम। तो इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग आई है वो आई है 126वीं। कौन सी आई है भाई? 126वें नंबर पर भारत आया है। फिनलैंड पहले नंबर पर है कंट्री। ठीक है भाई, और इसमें अब नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ, यानी सिपरी की एक रिपोर्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा देश जो है ना एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो हथियार है, वेपन्स है, उसको खरीद रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो और कौन सा बेच रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं। तो निर्यातक देशों में भाई अमेरिका पहले नंबर पर। अमेरिका तो चाहता है ना 2 देश आपस में लड़े और मैं उनको सप्लाई करूं हथियारों की, तो अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका कर रहा है। तो निर्यातक देशों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी आया है। ठीक है, बात करते हैं इसमें आयातक देशों की। तो आयातक देशों पहले नंबर पर भारत रहा है, फिर सऊदी अरब, फिर कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आयातक देशों में भारत पहले नंबर पर है और निर्यातक में पहले नंबर पर कौन है? याद रखेंगे, अमेरिका। अब इसके अंदर नेक्स्ट है अंकोर वाट। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा। तो अंकोर वाट जो है विश्व का 8वां अजूबा, कहते हैं ना विश्व के 7 अजूबे, तो अब विश्व के अब 8 अजूबे हो गए। तो यशोधरपुर के नाम से अंकोर वाट को जाना जाता है। अंकोर नाम जो है नोकोर से लिया जाता है, जो एक खमेर शब्द है जिसका अर्थ है साम्राज्य। तो अंकोर जो है कंबोडिया के सिएम रीप प्रांत में स्थित है यहाँ पर। और अंकोर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। अंकोर 9वीं से 14वीं शताब्दी तक खमेर कला की एक पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। अंकोर वाट मंदिर यहाँ पर स्थित है। अंकोर को यूनेस्को की सूची में 1992 में 1992 में शामिल कर लिया गया था। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो है राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। भगवान विष्णु को ये मंदिर जो अंकोर वाट का समर्पित है। अंकोर वाट को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था कुछ समय के लिए 12वीं सदी के अंत तक, और 15वीं सदी में उसके उपरांत अंकोर वाट अपनी महत्वता धीरे धीरे खोता चला जाता है। 1860 में से फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी
मोहोट जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, ठीक है। तो ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ठीक है। 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के अंदर है, याद रखिएगा बस, है ना। और 7 अजूबे जो हैं इसमें कौन कौन से हैं, तो 7 अजूबों में जैसे ताजमहल भारत का है, कोलोजियम इटली का है, ठीक है। कोलोजियम इटली का है, आपने देखा होगा, टूटी सी दीवार है, थोड़ा राउंड शेप में देखा होगा आपने, ठीक है। माचू पिच्चू पेरू के अंदर है, पेट्रा जॉर्डन के अंदर है, चीन की महान दीवार द स्टेच्यू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील के अंदर है, चिचेन इत्सा मैक्सिको के अंदर है, ठीक है। तो 7 आश्चर्य अजूबे हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य अजूबे, तो गीजा की द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, है ना, द कोलोसस ऑफ रोड्स, है ना, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ, माओ सोअल का मकबरा, माओ सोलस, आर्टेमिस का मंदिर, ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति, बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, है ना, और बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन जो इराक के अंदर है वो सारा। तो इसके अलावा नेक्स्ट है स्वीडन, नाटो का 32वां सदस्य है। तो स्वीडन बना है नाटो का 32वां सदस्य। नाटो यानी ऐसा ग्रुप जो कि अटलांटिक महासागर से जिन देशों की सीमाएं लगती है वो नाटो ग्रुप कहलाते हैं। तो नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बन चुका है भाई अपना, ठीक है। तो स्वीडन जो नाटो का 32वां सदस्य बना है, याद रखिएगा। नाटो कंट्री कौन होती है, इस मैंने आपको चालू किया गया था 1995 के अंदर, इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है आपका याओंडे घोषणा। तो याओंडे घोषणा क्या है भाई, तो वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार मलेरिया के 94% परसेंटेज वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों के 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए, और कुल वैश्विक मलेरिया के 70% से अधिक मामले 11 अफ्रीकी देशों में शामिल किए गए हैं। तो ऐसों में जो मलेरिया से एक तरीके से याओंडे यानी कैमरून एक डिक्लेरेशन साइन किया गया है। इस डिक्लेरेशन में 11 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। इसमें जैसे बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया शामिल किए गए हैं। इसमें मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, ऐसी एक घोषणा करी गई है, नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों से मौत नहीं होनी है, तो ये डिक्लेरेशन उसी के लिए है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, तो ये जो रिपोर्ट जो है जारी करी गई है, इसका 11वां संस्करण है, ठीक है। 11वें संस्करण है और 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो आपका इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह, ठीक है, डेडलिस्ट टेरिटरीज ग्रुप शामिल किया गया है। और इसमें आतंकवाद से जो अप्रभावित कंट्रीज, इसमें भूटान को पहले नंबर पर, चाइना, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देशों को रखा गया है, जहाँ पर 0.0% क्या मिला है, आपका टेररिज्म मिला है। भारत जो है इसमें 14वें नंबर पर आता है, क्योंकि भारत में टेररिज्म मिलता है ऊपर कश्मीर के आसपास, आप देखते हैं। नेक्स्ट है पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी बन गई है भाई, ठीक है। तो पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी बन गई है। पोखरा नेपाल के गंडकी प्रांत का एक प्रमुख शहर है, और यह नगर जो है फेवा लेक जो है आपकी फेवा लेक उसके तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते भी हैं इस चीज़ को देखने के लिए, तो जिस कारण से पोखरा को ना पर्यटन राजधानी के रूप में नेपाल ने घोषित कर दिया। तो पोखरा कहाँ है, नेपाल के अंदर एक पर्यटन राजधानी ये बन गई है, फेवा झील के किनारे। बस इतनी चीज़ें याद रखें, फालतू चीज़ें याद रखने की जरूरत क्या है, करंट अफेयर्स इतना ही होता है हमारा, ठीक है भाई। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, 1995 में पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, और 2024 के अंदर इसको जारी किया गया। इसका 30वां संस्करण है, 176 देशों को इसमें शामिल किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। और इस रिपोर्ट में जो आर्थिक रूप से फ्री कंट्रीज हैं उसमें 4 देशों को शामिल किया गया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान, ठीक है। स्विट्जरलैंड अभी भी देखो फेमस है न्यूज़ में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जो 22 साल के युवा सांसद हैं,
तो उन्होंने एक अपना ट्राइबल एक्टिंग एक डांस भी किया है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है सॉरी इसी के अंदर है भारत, ब्राज़ील, रूस ऐसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी इसमें शामिल करी गई, इसमें रखी गई हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी इसमें रखी गई हैं। और सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल किया गया है यहाँ पर। और भारत को 126वां स्थान मिला है इसमें। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी करी गई है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया। 55 देशों की सूची में इसको रखा गया है। और इसमें ये इसका 12वां संस्करण था। और 12वें संस्करण में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर है। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान मिला है, ठीक है भाई। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, रिपोर्ट जारी करी गई थी पहली बार। और इसमें अगर हम बात करें सूचकांक में लगातार छठे वर्ष डेनमार्क पहले नंबर पर रहा है, ठीक है, शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि सोमालिया लास्ट पर रहने वाला है, बिल्कुल लास्ट कंट्री है। इसमें भारत का क्या रहा है? तो भारत को 93 नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट है गरबा, मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो गरबा को जो है सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको रखा गया है, ठीक है। यूनेस्को ने इसको सेफगार्ड के रूप में शामिल किया है। और इसके बाद बात करें आपका गरबा भारत की सांस्कृतिक विरासत है। गुजरात में गरबा किया जाता है, आपने देखा होगा। एक नृत्य है ये, ठीक है, अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है गरबा। हिंदू त्यौहार है, नवरात्रि के तौर पर डांडिया रास वाला बिल्कुल वैसे ही किया जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसमें भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें और भी करी गई, जैसे रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कोट्टियम, रम्मन, मुडेट्टियू, कालबेलिया, छऊ, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, ठीक है, पंजाब जो जंडियाल गुरु के ठठेरे हैं जो गाए जाते हैं पीतल तांबे से गाने, वो योग, नवरोज, कुंभमेला, कोलकाता का दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा भी शामिल कर लिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कर दी गई है। तो इस इंडेक्स में 63 देशों को शामिल किया गया है, यूरोपीय देशों के साथ में। इसमें कुछ इंडेक्स हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस का किस तरीके से है, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है हमें? पहले नंबर पर कौन है और भारत का स्थान इसमें क्या रखा गया है, सिर्फ वो चीज़ें देखनी है। इस सूचकांक का ये 19वां संस्करण था। इस 19वें संस्करण में डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है, ठीक है भाई। डेनमार्क पहले स्थान पर है। और इसमें हमें भारत को देखना है, तो भारत को रखा गया है इसमें 7वें स्थान पर। भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर रखा गया है। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। 1927 में इसको पहली बार जारी किया गया था, तब से इसको जारी किया जा रहा है लगातार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना गया है विजेताओं में? तो यहाँ पर CEO ऑफ द ईयर जो है सैम ऑल्टमैन चुने गए हैं, ओपन AI के CEO हैं। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, फुटबॉलर। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेवेल को चुना गया है। क्यूएसा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो क्यूएसा यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इसको जारी किया गया है। 11 संकेतकों के साथ में इसको जारी किया जाता है। और इस 11 संकेतकों में भारत को कहाँ रखा गया है या नहीं रखा गया है? तो ये इसका 16वां संस्करण था। 25 देश इसमें शामिल करे गए हैं। भारत के 148 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं भाई, ठीक है। और चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी को इसमें शीर्ष स्थान पर रखा गया है भाई, ठीक है। तो चीन का पेकिंग मिला है इसमें। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसमें
IIT बॉम्बे 40वें नंबर पर है, IIT दिल्ली 46वें नंबर पर है, IIT मद्रास 53 नंबर पर, IIT बेंगलुरु 58 पर है, IIT खड़गपुर 59 नंबर पर, IIT कानपुर 63 और दिल्ली विश्वविद्यालय 94 नंबर पर रैंकिंग आई है। ग्वालियर और कोझिकोड UCCN में शामिल। तो UCCN क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। तो ग्वालियर और कोझिकोड जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर किया जाता है, जैसे कि शिल्प, लोक कला, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिज़ाइन, पाक कला और साहित्य और संगीत के आधार पर। ठीक है, तो 55 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया यूनेस्को के अंदर। इसमें जो यूनेस्को के महान निदेशक हैं आंद्रे अजोल, ठीक है, आंद्रे अजोल ने यूनेस्को के इन शहरों को 55 शहरों को दर्जा देने की बात करी है। तो इसमें 2 भारतीय शहर आ गए हैं, कोझिकोड और ग्वालियर, याद रखिएगा। इसके अलावा 2015 में जयपुर को भी शामिल किया गया था, वाराणसी को, चेन्नई को, मुंबई को, ठीक है। मुंबई को 2019 में शामिल किया गया था, हैदराबाद को 2021 में हैदराबाद को 19 में ही और 2021 में श्रीनगर को शामिल किया गया था। 2024 के अंदर ग्वालियर और वेल्लोर जो कोझिकोड है इसको शामिल किया गया। ठीक है भाई। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, तो ये आप लोग वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है, न्यूज़ बहुत कुछ दिखा देता है इसके अंदर। धोरडो क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव शामिल किया गया है। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है धोरडो शामिल किया गया है, जो विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। बेस्ट टूरिज्म विलेजेस को एक तरीके से टारगेट करना है इसके अंदर। तो इसमें बात करें तो इस संस्करण का ये तीसरा संस्करण है और 54 गाँवों को इसमें शामिल किया गया था। और धोरडो जो है ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोरडो शामिल किया गया। तो ये धोरडो जो है गुजरात जिले के अंदर है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है धोरडो। ठीक है, तो फर्स्ट रैंकिंग पर इसको लाया गया है। तो भी इतना याद रखें, धोरडो कहाँ है? फर्स्ट रैंकिंग पर है, विश्व धरोहर स्थल में आ गया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में क्या है, ये कैसे काम करता है, किसको पहले नंबर पर रखा गया है? तो इस संस्करण का ये 15वां संस्करण था। इसके अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, उसके बाद उनका जो जीवन उस हिसाब से ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंट्रियां हैं। तो भारत का तो होगा नहीं, भारत को तो मतलब भारत सरकार पेंशन भी ढंग से नहीं देती है, तो भारत को 45वें स्थान पर रखा गया है सूचकांक में। 22 में 41वें स्थान पे था, तो अब आगे बढ़ गया है, आगे और भी बढ़ेगा भाई। ओल्ड पेंशन तो वैसे ही बंद कर दिए। वैश्विक भूख सूचकांक देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसमें भारत की स्थिति क्या रही है? तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे अंडर नरिशमेंट क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, चाइल्ड स्टंटिंग और इसके बाद चाइल्ड मोर्टालिटी रेट क्या है, मृत्यु दर, उस हिसाब से इस पर मतलब रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो इसमें 125 देशों को शामिल किया गया है और 125 देशों में इसमें भारत की स्थिति क्या है भाई? तो भारत की स्थिति रही है इसके अंदर 125 देशों की सूची में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर आया है भाई। ठीक है, भुखमरी सूचकांक में भारत कितने नंबर पर आया है? 111वें नंबर पर। और दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो पहले नंबर पर आई है, जो बिल्कुल भी भूखी नहीं है? तो इसमें भाई यूरोप की ही कोई एक कंट्री होगी जो बिल्कुल भी भूखी नहीं है। तो इसमें हाँ सबसे इसमें नहीं दिखाया गया। ठीक है, एक्चुअली फिनलैंड इसका आंसर होगा। आई थिंक मैंने पढ़ा था, तो इसमें फिनलैंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में नोबेल पुरस्कार की बात करी जा रही है। इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है, वो चीज़ें यहाँ देखनी है। तो सबसे पहला
क्लाउडिया गोल्डीन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा 2023 के अंदर। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात जरूर करी जाती है, ठीक है। तो क्लाउडिया गोल्डीन जो है ये एक प्रोफेसर हैं और एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने बहुत सी जो हाउसवाइफ हैं उनके ऊपर बुक लिखी है, समस्याएं क्या हैं, वो किस तरीके से फेस करती हैं चैलेंजेस को, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो क्लाउडिया गोल्डीन को जो है अर्थशास्त्र में क्या मिला है, आपका नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की नरगिस मोहम्मदी है, उनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड किसको मिला है, तो नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फासे, इनको लिटरेचर में मिला है। रसायन की बात करें तो रसायन में किसको मिला है भाई, तो 3 लोगों को मिला है, बोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव, ठीक है, इनको मिला है। इसके अलावा फिजिक्स में भाई नोबेल अवार्ड किसको मिला है, तो इसमें पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक क्राउस्ट और एनी एल हुइलियर, ठीक है, इन 3 लोगों को मिला है। इसके अलावा चिकित्सा का नोबेल प्राइज, चिकित्सा का नोबेल प्राइज की बात करें तो यहाँ पर कैटालीन कारिको और डू विस्मैन, इन 2 को यहाँ मेडिकल में नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, तो इस रैंकिंग में किसको पहले स्थान पर रखा गया है वो यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है, इस टाइप की रैंकिंग को। 108 देश इसमें शामिल किए गए हैं इस बार, और इसमें अमेरिका जो है पहले नंबर पर रखा गया। अमेरिका को इस टाइम्स रैंकिंग में पहले नंबर पर रखा गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 8वीं बार पहले नंबर पर आई है, और इसमें भारत के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में कोई भी एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं किया गया, ठीक है, एक भी नहीं आया भारत का इसके अंदर, सब 200 से ऊपर रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद बात करें आपका मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो केटो इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, ठीक है, और ये इसका नोवा संस्करण है। स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पर आया है, पहले नंबर पर रखा गया स्विट्जरलैंड को इसमें, और इसमें हमें देखना है भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इसमें नोवा है, ठीक है। तो भारत का स्थान क्या है इसमें, 9 नंबर पर है। सॉरी, क्षेत्रीय रैंकिंग 9 है, वैश्विक रैंकिंग क्या है, 109 है। वैश्विक रैंकिंग क्या है, 109। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, तो बिजनेस एक तरीके से यहाँ पर बात करी जा रही है। तो इनसाइड बिजनेस स्कूल और डेस्कॉटेज इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर इसको जारी करता है, ठीक है, और इस प्रतिस्पर्धा सूचकांक में देशों को शामिल करा गया। स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पर आया है, और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को यहाँ पर 103वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है भाई। और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जो है जारी कर दिया गया है। इसमें 142 देश शामिल हैं, और इस 42 देश में जो डेनमार्क है वो पहले नंबर पर रखा गया है। डेनमार्क को इसमें पहले नंबर पर रखा है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 79 नंबर पर आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंटरनेशनली न्यूज़ थी आपकी, कुछ इंडेक्स थी जो कि भारत की रैंकिंग के बारे में बताती है। तो वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स आपको कैसा लगे, और किस टॉपिक पर आप करंट अफेयर चाहते हैं, ईयरली, डेली बेसिस पर या मंथली क्वार्टरली, जैसे भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।